Assalamualaikum. Today it's my second lecture and I'm going to teach you the chapter number 2, that is an overview of the financial system. But before starting the next chapter, I would like to recall the previous lecture in a couple of minutes. As you know that previous lecture is my introductory lecture. We simply go through the various concepts and terminologies related to financial institutions. सबसे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में ये देखा था कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम में उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। फाइनेंशियल सिस्टम के साथ साथ हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखा और फाइनेंशियल मार्केट्स को। सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है कि अ सिस्टम इन विच एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन। देन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स आती हैं। अब वाई वी स्टडी फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स जो बेसिकली ये हम आगे जाके आज इसको डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। फाइनेंशियल मार्केट्स आर दोज मार्केट्स इन विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। अब उन फंड्स को हम क्यों ट्रांसफर करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स का पढ़ना क्यों जरूरी है। एज अ फाइनेंस स्टूडेंट आपका फाइनेंशियल मार्केट्स का क्या इम्पैक्ट है, तो मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें ब्रीफली बता भी चुकी हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या हैं और उनका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। उसके साथ साथ हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखा था, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसा कि आपको मैं बता चुकी थी कि आर दोज इंस्टीट्यूशंस दैट इम्पार्ट नॉलेज टू द पीपल। अब इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बैंक्स आ जाते हैं, हमारे इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं और पेंशन्स। अब बैंक्स का क्या काम होता है कि वो कुछ लोगों से फंड्स को अट्रैक्ट करता है, उनको उनके रिटर्न में इंटरेस्ट वगैरह दिया जाता है, कुछ मार्कअप दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग इनकरेज होते हैं कि वो अपनी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट कराएं, और बैंक फर्दर उन सेविंग्स को उन लोगों को देता है जिनको जरूरत होती है, जो जिनके माइंड में या तो उनको कोई बिजनेस वगैरह चल रहा होता है, वो उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिनके पास कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई ऐसा इवेंट आ गया जिसके पास उसके पास अपनी सेविंग्स नहीं है, तो बैंक से जाके बोरो करता है। और ये मैंने आपको बताया था कि एज अ नॉर्मली आप तमाम लोगों का बैंक्स के साथ इन टच, या आपने उनके बारे में सुना होगा बैंक का फंक्शन क्या है, या किसी न किसी काम के लिए आप बैंक जरूर जाते होंगे, लाइक आपकी कैश, एटीएम वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो आपको पता होगा कि बैंक का बेसिक पर्पस क्या है। इसी तरह आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में बताया था कि वो क्या करती हैं। ये सारी चीजें हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आ गई थी। उसके बाद फर्दर हमने ये देखा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल मार्केट्स का हमारे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है। ये क्यों जरूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स को और इंस्टीट्यूशंस को डिटेल में स्टडी करें। और इसके अलावा हमने देखा था कि फाइनेंशियल इनोवेशन वगैरह देखी थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बात की थी। फिर हमने ये बताया था कि जो सेंट्रल बैंक्स वगैरह हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हमने डिफरेंट चीजें देखी थी, इंस्टीट्यूशंस किन चीजों को कवर करता है और मार्केट क्या। जो आज का हमारा चैप्टर है एन ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, बेसिकली ये इन्हीं चीजों को डिटेल में बताएगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको तमाम वो टर्मिनोलॉजीज वगैरह बताई जो आगे जाके यूज होंगी। अब हम उन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर एक एक चैप्टर है जो हम कवर करेंगे। जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट्स का बताया, इंस्टीट्यूशंस का बताया मैंने, इंटरेस्ट रेट का बताया, इसी तरह हमने बॉन्ड्स की बात की, स्टॉक मार्केट की बात की। तो अब आज हम उसी चैप्टर के साथ लिंक करेंगे, लेकिन जरा डिटेल में चीजों को जाके देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर का ओवरव्यू। जो आज का चैप्टर है उसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी सिग्निफिकेंस, वो क्यों जरूरी है, मार्केट्स का होना क्यों जरूरी है, और मार्केट्स हमारे कंट्री के लिए किस तरह एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, और हम तमाम एज अ फाइनेंस स्टूडेंट या एज अ बिजनेसमैन वो लोग क्यों इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं फाइनेंशियल मार्केट को लर्न करने के लिए या उनके स्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगी, एक छोटी सी ऐसी एग्जांपल जो आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के कंसेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से और एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे।
अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, सपोज यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग अ हाउस होल्ड क्लीनिंग रोबोट। अब देखिए, आपके माइंड में एक प्रोडक्टिव आइडिया है कि आप एक ऐसा रोबोट बनाएं जो घर में बहुत सारे काम कर ले, वो क्लीनिंग वगैरह कर ले, वो हमारी जितने भी गार्डन क्लीनिंग है, घर की क्लीनिंगनेस है, विंडोज वगैरह, उन सबको। अब आपके पास माइंड भी है, आपको पता भी है कि आप इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, ये रिबोट आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मेन इशू क्या है, यू हैव नो फंड्स। अब देखें कि आपके पास कोई फंड्स नहीं है, तो आप कैसे अपने आइडिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि आपके पास आइडिया है और फंड्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कोई ऐसा या तो आप किसी से लोन लेने के लिए सोचेंगे, लोन मिल जाए, आप उसको कुछ मार्कअप दे देंगे, तो आपका भी बेनिफिट है कि आप एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसके ऊपर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आप उसके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आने, पॉइनियर है ना, भी पॉइनियर हो, डाइवर्सिफाइड हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप अपने कोई ऐसा बंदा ढूंढा, लेट्स सपोज दैट वॉल्टर हैज मनी, ही विशेस टू इन्वेस्ट फॉर हिज रिटायरमेंट। अब वॉल्टर का कोई रिटायरमेंट प्लान था, वो रिटायर्ड हुआ, उसको पेंशन वगैरह कुछ पैसे मिले, अब वो चाह रहा है कि मैं इसको किसी ऐसे पर्पसफुल तरीके से इन्वेस्ट करूं कि मुझे भी इसके ऊपर कोई ना कोई बेनिफिट मिलता रहे। तो वो क्या करेंगे, अब ये देखिए, एक बंदे को पैसों की जरूरत है और दूसरे के पास पैसे हैं, तो ये दोनों पार्टीज कैसे मिलती हैं, तो उनका अब ये है कि वो अपनी नीड्स को कैसे दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं। इस केस में एक मार्केट का होना जरूरी है, as it highlights the importance of financial markets and financial intermediaries in our economy। ठीक है, अब ये बताता है कि अगर कोई ऐसी मार्केट होगी, जैसे फाइनेंशियल मार्केट है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके थ्रू अब जो लेंडर और बोरोअर आपस में एक ट्रांजैक्शन कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट की, अगर हम इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक्स में मार्केट की क्या डेफिनेशन है, कि एग्रीगेशन ऑफ बायर एंड सेलर, कि आपके पास कोई खरीदने वाला भी हो और कोई बेचने वाला भी हो, ताकि वो आपस में एक ट्रांजैक्शन कर सकें, ठीक है। वी नीड टू एक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर जनरल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन बिफोर वी कैन एप्रिसिएट देयर रोल इन आवर इकोनॉमी, ठीक है। अब जनरल ये एग्जांपल आपको बता रही है कि फाइनेंशियल मार्केट्स का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके पास अगर मार्केट नहीं है, आपका मनी सर्कुलेट नहीं करेगा, स्टक हो जाएगा। और आपको बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट ये पता होगा कि अगर मनी सर्कुलेशन नहीं होगी तो कोई कंट्री कैसे डेवलपमेंट की फेज में जाएगा, क्योंकि अगर मनी सर्कुलेशन नहीं होगी, ना हमारी कोई ट्रांजेक्शन्स होंगी, ना हमारी इंपोर्ट्स होंगी, ना एक्सपोर्ट्स होंगी, तो हमारी इकोनॉमी पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। In this chapter, we examine the role of financial system in an advanced economy. We study the effects of financial markets and institutions on the economy and look at their general structure and operations. This chapter includes various topics like functions of financial market, structure of financial market, internationalization of financial markets, function of financial intermediaries, indirect finance, types of financial intermediaries, regulation of financial system. But today we only cover two main topics, that is function of financial markets and structure of financial markets, and rest of topics will be covered in the next upcoming lectures. ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि फाइनेंशियल मार्केट्स के फंक्शंस क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को, और उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो फर्दर कैटेगराइज्ड है। तो क्योंकि आज हमारा सेकेंड लेक्चर है, तो मैं चाह रही हूँ कि आपको, ताकि एक एक चीज, ये चीजें आगे जाके जो आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें ये टर्म्स यूज होंगी, तो आपको इसका थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आज सेकेंड लेक्चर है, हम इसकी डिटेल में कंप्रीहेंसिव व्यू देखेंगे ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स की। मैं आपको ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन वगैरह तो बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफा रिकॉल करने के लिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फाइनेंशियल मार्केट्स आर द मार्केट्स इन विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड टू द पीपल हु हैव सरप्लस फंड्स टू दोज पीपल हु हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स।
अब देखिए इसमें दो चीजें आपको समझ आ रही हैं कि फंड्स ट्रांसफर होंगे किन दो पार्टीज के दरमियान में होंगे, एक तो वो हु हैव सरप्लस ऑफ फंड्स एंड सेकंड हु हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अब सरप्लस जिसके पास फंड्स है वही अपने फंड्स, क्योंकि उसके पास उसकी जो सेविंग्स है वो ज्यादा हैं, और शॉर्टेज ऑफ फंड्स वो है पीपल हु हैव अ विलिंगनेस टू स्पेंड मोर देन देयर इनकम। इसमें अब दो हमारी रिलेशनशिप बनेंगे, एक तो वो जो सरप्लस फंड जिसके पास जो दे रहा है लेंडर और सेवर, टू वन जिसके पास नहीं है शॉर्टेज ऑफ फंड्स, जिसको हम बोरर या स्पेंडर्स कह सकते हैं। अब फंड्स का फाइनेंशियल मार्केट्स के, अगर फाइनेंशियल मार्केट्स ना हो तो ये लोग कैसे अपने ये ट्रांसफर ऑफ मनी कैसे होगा। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि फंड्स आर ट्रांसफर्ड विद द पीपल हु डोंट हैव द प्रोडक्टिव यूज ऑफ मनी टू दोज पीपल हु हैव प्रोडक्टिव यूज ऑफ इट। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए आपके पास लाइक जैसे हमने पिछली एग्जांपल में भी बताया था कि वॉल्टर जो है उसके पास एक पैसे अच्छे खासे लमसम अमाउंट है, लेकिन उसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके। तो अब देखिए उसके पैसों का कोई फायदा नहीं हो रहा, वो जितने हैं उतने ही हैं। उसका एक तरीका तो ये है कि वो बैंक में जाके करे, अगर वो बैंक में भी नहीं कर रहा उसको रिटायरमेंट पे कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी वो स्टक हो गया है। और एक उसके पास आइडिया वगैरह नहीं है, उसमें इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो प्रोडक्टिव आइडिया हो और इन पैसों को यूटिलाइज कर सके। अब दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि एक मैन्युफैक्चरिंग है जो मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं एक रोबोट। अब उसके पास आइडिया तो है लेकिन उसके पास फंड्स नहीं है। तो ऐसे ही मार्केट्स इन दोनों लोगों की नीड्स को देखते हुए इनको आपस में मिलाती है, जहां ऐसे ट्रांजैक्शन होती है। मार्केट्स को अगर हम बेसिकली देखे जाए तो वो चीज है, जगह है जहां पे एक ट्रांजैक्शन होती है। लेट्स सपोज दैट अब आप जाते हैं किसी मार्केट में, लाइक किसी स्टोर पे जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए। अब उस सुपर स्टोर के पास जो है डिफरेंट आइटम्स हैं, आपको कोई चीज चाहिए होगी, आप जाएंगे, आप उनको मनी देंगे क्योंकि आपको उस चीज की जरूरत है, और वो क्योंकि उनका एक बिजनेस है वो आपको वो चीज देंगे, उसके बदले में पैसे लेंगे। तो ऐसी कोई भी जगह जहां बायर एंड सेलर जाते हैं, वो कोई भी जगह हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो सुपर स्टोर हो, कोई सब्जी की शॉप, कोई भी, इसमें कोई भी ऐसी जगह, कोई भी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बायर एंड सेलर अब मिलते हैं, जहां उनकी डिमांड और सप्लाई कि अब हमें डिमांड है किसी चीज की, हम सुपर स्टोर जा रहे हैं बिकॉज वी आर नीड ऑफ द थिंग। अब अगर हम देखें इस फाइनेंशियल मार्केट्स का तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। अगर हम जनरली देखें तो फाइनेंशियल मार्केट्स के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट, फाइनेंशियल मार्केट हैव अ वाइडर इम्पैक्ट ऑन ए पर्सन्स वेल्थ। देखिए अब जैसे वॉल्टर की एग्जांपल आप ले लें कि वॉल्टर के पास पैसे तो हैं, ठीक है, लेट्स सपोज दैट ही इज 1 मिलियन। अगर वो उसके पास कोई आइडिया नहीं है, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करता, तो कुछ साल गुजरने के बाद भी उसके पास 1 मिलियन ही होंगे, और हो सकता है कुछ कम हो कि उसने कुछ स्पेंड वगैरह किए हों। लेकिन अगर आप मार्केट्स हैं, प्रॉपर मार्केट्स हैं, और उसमें वॉल्टर्स को अपने पैसों को दे देता है उस शख्स को जो कह रहा है मैं रिबोट बनाऊंगा, तो वॉल्टर को उसके बदले कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वॉल्टर को जो उसके बदले कुछ ना कुछ मिलेगा, वो उसकी वॉल्टर के भी पैसों की जो वेल्थ है उसकी पर्सन्स वेल्थ के ऊपर एक इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिहेवियर ऑफ द बिजनेस। देखिए आपका बिजनेस है, आप कोई बिजनेस कैसे करेगा, फाइनेंशियल मार्केट्स की प्रेजेंस में ही करेगा। उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक इम्पैक्ट है, मेजर रोल है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि सुपर स्टोर में जाते हैं, वहां पे चीजों की अगर कोई किसी चीज की नहीं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। अब आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसमें डालती हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू आपको एलोबरेट करने की कोशिश करती हूँ
कि अब हम देखें हमारी कंट्री में समर्स क्योंकि ज्यादा अरसे के लिए होती हैं, तो अब समर ड्रेसेस भी लोगों को ज्यादा चाहिए होते हैं एज कंपेयर टू विंटर ड्रेसेस। तो आप देखें जो हमारे कंपिटिटर्स वगैरह हैं, उनका कंपटीशन या उनकी जो डिमांड क्योंकि हमारी बढ़ चुकी होती है, तो उस हिसाब से सप्लाई भी ज्यादा होती है, डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं। और लाइक आप समर के देखें बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अब गुल अहमद, खाड़ी, ये सारे ब्रांड्स, इनका एक कंपटीशन होता है और ये बहुत ज्यादा लॉन्च करें क्योंकि हमारे कंट्री में क्योंकि समर ज्यादा है, उसकी डिमांड ज्यादा है। तो इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट्स का कंट्री की डिमांड एंड सप्लाई पे बहुत उसको इफेक्ट करती है। उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकता इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। उसके अलावा है कि इम्प्रूव्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जब वॉल्टर और लेट्स सपोज दैट ABC कोई भी उनके दरमियान ट्रांजैक्शन होती है, तो हमारा अब रिवॉर्ड बनाया है, हमारी कंट्री ने एक चीज बनाई, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट कहाँ जाएगा? हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे जाएगा। नाउ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द इकोनॉमी, कि वो किस किस तरह फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे कंट्री की इकोनॉमी पे किस किस थ्रू हमारे कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट requisite फॉर द accelerated development of an economy is the existence of a dynamic financial market. A financial market helps the economy in the following manner. First point is saving mobilization. अब सेविंग मोबिलाइजेशन क्या होता है कि देखिए आपको यहां से पता चल रहा है कि सेविंग, अब जहां पे किसी भी जगह पे सेविंग, आपकी सेविंग को, सेविंग्स है लोगों के पास, लाइक जैसे बैंक्स हैं, तो बैंक्स की जो सेविंग्स हैं वो कैसे, आप देखें सेविंग किसी भी बैंक ने सेविंग की, बैंक के पास लोग आते हैं और वो अपनी सेविंग्स दे देते हैं, फिर उन सेविंग्स को उन लोगों को दिया जाता है, लाइक कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स जिनको जरूरत होती है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको मैं ऑलरेडी जैसे वॉल्टर की एग्जांपल दे चुकी हूँ, इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि आप देखें आपके पास कुछ पैसे हैं, आप उसको मार्केट में आप चाहते हो कि अब मैं अपने पैसों का कोई ऐसा यूटिलाइजेबल, उसको यूटिलाइज कर सकूं प्रोडक्टिव वे में कि मुझे कुछ उसके ऊपर बेनिफिट हो, तो मैं क्या करूंगी? मेरे जहन में इसके लिए इन्वेस्टमेंट जाहिर है मैं डिफरेंट देखूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। लाइक मुझे एज अ सोल प्रोप्राइटर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, फिर मैं देखूंगी मेरी पॉसिबिलिटीज क्या हैं, मुझे पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए, सोल प्रोवाइडरशिप की तरफ जाना चाहिए। तो आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी जब आपके पास मार्केट्स होंगी। विदाउट मार्केट्स आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। नेचुरल ग्रोथ, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट्स का हमारी कंट्री की ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट है। अगर आपकी मार्केट्स नहीं होंगी तो आपकी कंट्री की ग्रोथ नहीं होगी। इन द एब्सेंस ऑफ द एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट्स देयर इज नो ग्रोथ ऑफ द कंट्री। एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ, लाइक आप देखें इसमें एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होता क्या है? आपको पता है एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो न्यूली अब कोई भी उन्होंने कोई नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि आप देखिए एक मार्केट में, अब मार्केट होगी तो आप एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ हो सकती है। उसके लिए देखें कि अगर आपके पास कोई आर्ट है, लाइक आपको पेंटिंग वगैरह बहुत ज्यादा है, तो आप अपनी पेंटिंग को एज एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हो। फिर अगर आपको जाहिर है आपके पास आर्ट और आपके पास नॉलेज है हाउ टू पेंट, लेकिन अब इसको प्रमोट करने के लिए कुछ पैसे वगैरह नहीं है, आपकी आर्ट गैलरीज नहीं हो सकती, तो आपको जाहिर है किसी ऐसे की जरूरत होगी जो उसके ऊपर फंड्स लगाए। तो जाहिर है फंड्स के लिए आपको मार्केट में देखना पड़ेगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंटरमीडियरी फंक्शंस। द इंटरमीडियरी फंक्शंस ऑफ ए फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ इंटरमीडिएट फंक्शन, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो इंटरमीडिएशन रोल प्ले करते हैं, जो मीडिएटिंग रोल प्ले करते हैं, लाइक अब बोरोअर है और एक लेंडर है, तो उनके दरमियान कैसे होगी? अब लाइक आपने अपने कुछ पैसे आपने सेव किए, आपने बैंक के पास रखवा दिए, तो बैंक जो है वो एक इंटरमीडिएटिंग रोल प्ले कर रहा है। बैंक आपके वो पैसे जो हैं वो
दूसरी पार्टी को देगा, तो आपके रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। एनहेंसिंग इनकम, ऑफ कोर्स आपकी इनकम जो है एनहेंस हो रही है। किस तरह? अब मैं आपको ऑलरेडी सबसे पहले आज हमने एक एग्जांपल ही स्टार्ट की थी कि उसमें आपके पास रिटायरमेंट के बाद के पैसे आप उसको इन्वेस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा इसमें एक और एग्जांपल है कि अगर आपके पास 1000 रुपीज हैं, अब आपके पास वो 1000 रुपीज जो हैं आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो आपकी सेविंग है। आफ्टर 5 years वो 1000 ही रहेंगे। आपकी इनकम एनहेंस नहीं हो सकती इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। लेकिन अगर आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, आप किसी फ्रेंड को दे देते हो, वो आपको कुछ मार्कअप दे देता है, बैंक में दे देते हो, या उस 1000 रुपीज का किसी ऐसे कहीं शेयर वगैरह डाल देते हो कोई बिजनेस की, या कुछ न्यूज़पेपर में। डिफरेंट वेज हैं कि आप अपनी इनकम को एनहेंस कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या है। अगर तो मतलब आपके पास नॉलेज है डिफरेंट चीजों का, या आपके पास कोई ऐसा आर्ट है कि जिसके थ्रू आपको लगे कि, डिपेंड करता है। या तो आप वो किसी को दे दो, लाइक जैसे वॉल्टर वाले केस में हमने देखा था कि वॉल्टर के पास पैसे थे लेकिन कोई प्रोडक्टिव आइडिया नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्टिव यूजेज। प्रोडक्टिव यूजेज के लिए भी वही बात आ गई कि मार्केट्स में फंड्स ट्रांसफर होते ही इसीलिए कि प्रोडक्टिव यूज। अब वो लोग जिनके पास कोई प्रोडक्टिव यूज है वो ही जाके बैंक से बोरो करेंगे ना, उनके पास यूजेज तो है लेकिन फंड शॉर्टेज है। कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, सेल्स मैकेनिज्म, इंफॉर्मेशन, ये वो डिफरेंट फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के। बेसिकली इसमें आप देखेंगे बात तो एक ही कि फंड्स, बेसिकली मार्केट्स का रोल क्या है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। क्योंकि जब तक फंड्स ट्रांसफर नहीं होंगे, एक जगह स्टक हो जाएंगे, तो कोई भी जो है ग्रोथ, कोई भी सेल मैकेनिज्म या कोई उसका प्रोडक्टिव यूज, इनकम एनहांस नहीं हो सकती। Then we are moving to the financial functions of the financial markets. First of all, financial markets provide the borrower with the funds so as to enable them to carry out their investment plans. सबसे पहला जो इसमें फंक्शन आ रहा है वही कि वो बोरोअर को कुछ फंड्स वगैरह अवेलेबल कर देता है। वो फंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जब बोरोअर के पास आती है तो वो अपने आइडिया को, अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज कर सकता है अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स में। प्रोवाइडिंग द लेंडर्स विद अर्निंग एसेट्स सो एज टू एनेबल देम टू अर्न वेल्थ बाय डिप्लॉइंग द एसेट्स इन प्रोडक्शन डिबेंचर्स। देखिए इसमें आप क्या, प्रोवाइडिंग द लेंडर्स विद अर्निंग एसेट्स, कि अब लैंडर्स ने को वो अर्निंग एसेट्स में, देखिए जो लैंडर्स होते हैं बेसिकली वो कौन होते हैं, वो सेवर्स होते हैं जिन्होंने अपने पैसों को सेव किया होता है। तो जो सेवर्स होंगे वो उनको अर्निंग एसेट्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसे एसेट्स, लाइक देखिए अगर वो बैंक वगैरह में जाते हैं तो उनको उनके ऊपर मार्कअप बैंक पे करता है। अगर वो इंश्योरेंस कंपनीज में या कोई सी इंश्योरेंस प्लान वगैरह में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वहां भी उनके रिस्क वगैरह को हेज कर लिया जाता है। इस तरह उनकी जो प्रोडक्शन डिबेंचर है उनको इंक्रीज किया जा रहा है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट सो एज टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑफ फंड्स। हियर टर्मिनोलॉजी लिक्विडिटी इज यूज्ड। आप सबको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बताया था कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी बेसिकली लिक्विड रेशो आपने पढ़ी है। एसेट्स, हमारे एसेट्स कितनी लिक्विड, मतलब कि वो कितनी जल्दी हमारे कैश में ट्रांसफर हो सकते हैं। देखिए आपके पास एसेट्स तो बहुत हैं, आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, आपके पास डिफरेंट सिक्योरिटीज वगैरह है, लेकिन कैश इन हैंड नहीं है। तो बाज चीजें आप देखें कैश इन हैंड नहीं है तो आप कोई ट्रांजेक्शन, ठीक है आपके कार्ड्स वगैरह वहां है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी जगह आ जाती है जहां पे आपको कैश इन हैंड की जरूरत है तो वो लिक्विडिटी की बात है कि आपके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो दैट दोस व्हिच आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू कमर्शियल बैंक्स। इट फैसिलिटेट क्रेडिट क्रिएशन, वजह हमने बात की थी कि क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगी, लोगों को, जिन लोगों को पैसे चाहिए उनको दिए जाएंगे। इट प्रमोट सेविंग्स, सेविंग्स को प्रमोट किया जाएगा कि जाहिर है लोगों को पता है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से हम लोगों को कोई बेनिफिट मिल सकता है। इट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा। इट फैसिलिटेट्स बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इंप्रूव्स ट्रेडिंग फ्लोर्स। अब देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स किस तरह फैसिलिटेट करती हैं, क्योंकि आज मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि हम फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके देखेंगे।
फाइनेंशियल मार्केट्स को फैसिलिटेट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बताती हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसा होता है कि आप किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की तरफ भी कर सकते हैं या जनरलाइज्ड भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं बात करती हूँ कि डाइवर्सिफाई कर लिया मैंने बिजनेस। एक बुक शॉप है, उसका बेसिक काम तो ये कि वो बुक्स वगैरह स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे, लेकिन साथ में वो फोटोकॉपी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है आपको। फोटोकॉपी सर्विसेज के अलावा वो आपको अदर देन बुक्स कुछ ऐसे मैगजीन्स वगैरह रख लेते हैं स्टूडेंट के लिए, किड्स बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर बना लेता है। और उसके अलावा फोटोकॉपी सर्विस के अलावा स्कैनिंग सर्विस प्रोवाइड कर देता है आपको। उसके अलावा फोटोकॉपी वगैरह के साथ उसने कुछ यूएसपीज वगैरह सेल आउट करने के लिए रखनी है। तो वो आप देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये एक जनरलाइज्ड आइटम है। एक होता है कि स्पेसिफिक कमोडिटी, लाइक आपने जो है सिर्फ फोटोकॉपी करनी है, सिर्फ फोटोकॉपी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो यू आर स्पेसिफाइड। अब उसके अलावा जो कमोडिटीज वगैरह में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, दैट इन्वॉल्व्स प्रीशियस मेटल्स लाइक डायमंड, गोल्ड स्मिथ्स वगैरह जैसे होते हैं, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स को अगर आप उस हिसाब से देखें तो मतलब ब्रॉडर कैटेगरी में जाके देखें। अभी तो हम इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो 4 मेन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अगर ब्रॉडर व्यू में जाके देखें तो फाइनेंशियल मार्केट्स को डिवाइड किया जाता है कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में। अब कैपिटल और मनी का तो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ कि कैपिटल मार्केट्स जो हैं दोज मार्केट्स विच आर यूज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म फंडिंग, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको फंड्स चाहिए तो आप मनी मार्केट की तरफ जाते हो। उसके लिए डेरिवेटिव मार्केट्स हैं। डेरिवेटिव मार्केट्स वो मार्केट्स हैं जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट आर यूज्ड टू हेज द रिस्क। अब हमने रिस्क हेजिंग की बात की है। रिस्क को हम, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे फाइनेंशियल इनोवेशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही है, फाइनेंशियल इनोवेशन में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वगैरह या कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉनिक इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसके साथ साथ हमारे रिस्क जो हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं। जब जाहिर है आपकी हर चीज में जब आप देखते हैं कि आपने सुना होगा हायर द रिस्क इज हायर द रिवॉर्ड इज। ठीक है, आपको रिस्की उसमें जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ एक अच्छा बिजनेसमैन या एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर का ये काम भी होता है कि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करे, क्योंकि रिस्क ऐसी चीज है कि आप कभी भी उसको 100% खत्म नहीं कर सकते। किसी भी चीज का रिस्क है। आप मतलब बाहर जाते हैं, आपको नहीं, आप कितनी भी केयरफुली ड्राइव करें, आपको नहीं पता कि आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। रिस्क तो है, आप अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह सेम इन द केस ऑफ मार्केट्स कि उसमें आप अपने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे जैसे फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो यूज किए जाते हैं अपने रिस्क को हेज करने के लिए। उसके अलावा ऐसा इंटरनेशनल मार्केट है, फॉरेन मार्केट्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स हैं। उन फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे आपको फैसिलिटेट करती हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट्स द रेजिंग ऑफ कैपिटल इन द कैपिटल मार्केट। अब देखिए कैपिटल मार्केट मैंने आपको बताया है कि वो लॉन्ग टर्म एसेट्स वगैरह के लिए लिया जाता है, लॉन्ग टर्म फंडिंग होती है, तो आपके कैपिटल को एनहेंस करती है। ट्रांसफर ऑफ रिस्क इन द डेरिवेटिव्स मार्केट, देखिए रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। प्राइस डिस्कवरी, ग्लोबल ट्रांजैक्शंस विद द इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल ट्रांजैक्शन में लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, द ट्रांसफर ऑफ लिक्विडिटी इन द मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड इन द करेंसी मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स फंड्स ट्रांसफरीज, आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट आपको दिखाया था, जिसमें एक तरफ आपके लेंडर्स थे, एक तरफ आपके बोरोअर्स थे, दरमियान में आपके इंटरमीडिएट्स थी, साथ में आपको मैंने बताया था उसमें डायरेक्ट फाइनेंसिंग और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग के बारे में। इसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग की बात की थी। अब हम उसी चार्ट को लेके देखते हैं। डायरेक्ट फाइनेंसिंग का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग का भी, कि लेंडर सेवर्स में कौन कौन से लोग हैं जो मतलब सेव कर रहे होते हैं। हाउस होल्ड्स, अब हाउस होल्ड्स डिफरेंट तरह से कर रहे होते हैं, लाइक ऐसे लोग हैं जैसे वो अपनी जो उनकी स्पेंडिंग्स हैं वो उनकी इनकम के मुकाबले में कम हैं, तो वो अपने दे आर इन द पोजीशन टू सेव समथिंग। उसके अलावा बिजनेस फर्म्स वगैरह हैं, कुछ बिजनेस फर्म्स में लाइक कुछ कंपनीज, कॉर्पोरेशंस वगैरह भी आ जाती हैं।
कुछ कॉरपोरेशंस ऐसे होती हैं कि वो हमेशा उनके पास वो इतनी अच्छी उनकी फाइनेंशियल रेपुटेशन वगैरह होती है कि दे आर इन द पोजीशन टू सेव समथिंग। गवर्नमेंट है, फॉरेनर्स हैं। बोरोअर्स कौन है? बिजनेस फर्म्स। अब फर्म्स में आपकी कॉर्पोरेशन भी आ जाती हैं कि उनको मतलब वो दो तरह से बोरो कर सकती हैं। बाज दफा ये होता है कि उनको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए बोरो करना पड़ता है, जिसके लिए वो मनी मार्केट में या शॉर्ट टर्म लोन्स की तरफ जाते हैं। और बाज दफा ऐसा होता है कि उनको अपनी मनी मार्केट, अपनी वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस की डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए, उसकी एक्सपेंशन के लिए चाहिए होते हैं लोन्स वगैरह, तब वो कैपिटल मार्केट की तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट कब बोरो करती है? जब उसकी स्पेंडिंग, उसके टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं, तो इस केस में गवर्नमेंट जो है बोरो करती है। हाउस होल्ड्स जो है वो डिफरेंट तरीके से उनको भी मतलब लाइक कोई वो लोग हैं हाउस होल्ड्स में जो दे हैव अ विलिंगनेस टू स्पेंड मोर देन देयर इनकम। फॉरेनर्स हैं। एक चीज मैंने आपको मिस कर दी जब मैं लैंडर सेवर का बता रही थी कि हाउस होल्ड्स में देखिए बाज दफा तो कुछ सेवर्स को तो पता होता है कि हम बैंक में मतलब कर रहे हैं, लेकिन बाज दफा हाउस होल्ड्स को पता भी नहीं होता कि वो सेविंग मतलब उनके जो वो एज अ लैंडर एक रोल प्ले कर रहे हैं। वो कैसे कि उन्होंने या तो किसी इंश्योरेंस कंपनी वगैरह में प्रीमियम पे कर रहे होते हैं वो, या उन्होंने कुछ स्टॉक मार्केट वगैरह में कुछ स्टॉक्स वगैरह या बॉन्ड्स वगैरह लिए हुए होते हैं, या फिर ये होता है कि उन्होंने मतलब किसी ऐसे म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट किया होता है और उनको ये नहीं पता होता कि वो एज अ लैंडर एक रोल प्ले कर रहे हैं। ये दो मेन है पीपल जिनके दरमियान ट्रांजैक्शंस होती है, फाइनेंशियल मार्केट्स के फंड्स ट्रांसफर होते हैं। लेंडर एंड बोरर आर द फंड्स ट्रांसफरीज। ये लोग हैं जिनके दरमियान एक ट्रांजैक्शन होती है। अब देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स की ट्रांसफरीज की कि वो किस तरह उनके दरमियान ट्रांजैक्शन होती है। देखिए फर्स्ट कॉलम में आपको बताया लेंडर्स जो हैं इंडिविजुअल्स और कंपनीज हैं, ठीक है। अब लेंडर और बोरर के दरमियान आपको दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और एक फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर ये दोनों ना हो तो लेंडर और बोरर के दरमियान ट्रांजैक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आपके बैंक्स हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में आपके इंटर बैंक्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है और फॉरेन एक्सचेंज है। बोरोअर्स जो हैं उसमें आपके इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, आपकी कंपनीज आ जाती हैं, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, म्युनिसिपैलिटीज हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं। तो ये आपको ये चार्ट या टेबल आपको ये शो कर रहा है कि लेंडर और बोरोअर के दरमियान कौन जो है वो मीडिएटिंग रोल प्ले कर रहा है, कौन इनको आपस में मिला रहा है। अब देखिए मैं आपको जैसे मैंने बताया था कि उस दिन फ्लो चार्ट को कि उसमें दो सेगमेंट्स थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। डायरेक्ट फाइनेंसिंग एंड इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग आर द टू टाइप्स ऑफ ऑब्टेनिंग सेम अमाउंट ऑफ मनी। देखिए अब आप यहां बात देखिए सेम अमाउंट ऑफ मनी, पैसे आपके सेम हैं बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन चूजिंग बिटवीन देम बिकॉज वन ऑप्शन मे कॉस्ट मोर देन द अदर व्हाइल वन मे बी मोर कन्वीनियंट। अब देखिए आपको इसमें चीज में क्या नजर आ रहा है कि पैसे सेम ही है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या आप डायरेक्ट फाइनेंसिंग को अवेल करना चाह रहे हैं या इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग को। एक ऑप्शन जो है वो कन्वीनियंट ज्यादा है और एक ऑप्शन जो है वो कॉस्टली ज्यादा है। वही बात है, हर चीज के कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स तो होते हैं। अब डायरेक्ट फाइनेंसिंग के भी कुछ प्रॉज हैं, कुछ कॉन्स हैं, इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन one may take a decision to go for direct financing or indirect financing. डायरेक्ट फाइनेंसिंग बेसिकली क्या होती है, वही कि उसमें आप कोई मीडिएटिंग रोल डायरेक्टली आप करते हैं परचेज या ले। बोरोअर्स बोरो डायरेक्टली फ्रॉम लेंडर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स बाय सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर क्लेम ऑन द बोरोअर्स फ्यूचर इनकम और एसेट्स। देखिए अब उसमें क्या है कि बोरोअर्स डायरेक्टली जो लेंडर से ले लेते हैं बाय सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें बॉन्ड्स वगैरह आ जाते हैं, इसमें मतलब आप किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर रहे।
Indirect financing. Borrowers borrow indirectly from lenders via financial intermediaries, established to source both loanable funds and loan opportunities by issuing financial instruments which are claim on the borrower's future income or assets. अब इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में क्या है कि मीडिएटिंग रोल प्ले कर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज आ जाती हैं, जैसे आपकी बैंक्स वगैरह हैं, सेंट्रल बैंक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पेंशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं. अब कोई भी लाइक जैसे अब मैंने आपको बताया था कि वॉल्टर की एग्जांपल आपको स्टार्ट में इसीलिए दी थी कि इस एग्जांपल को हम बार बार आगे जाके देखेंगे. अब उसी एग्जांपल को अगर हम देखें तो वॉल्टर के पास रिटायरमेंट के बाद जैसे कुछ पैसे थे और इस तरह एक मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो माइट पॉसिबल है कि वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग की तरफ चले जाएं. उनके लिए एक ट्रांजैक्शन इजी मतलब करना है. अब देखें जैसे आपको क्लास में लाइक आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जैसे आपको किसी फ्रेंड से पैसे चाहिए, हो सकता है आपके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है तो आप डायरेक्टली जाके अपने फ्रेंड से बोरो कर लेते हो, लेकिन इन केस वो फ्रेंड नहीं आया और आपको अर्जेंट नीड ऑफ मनी है तो आप क्या करेंगे, आप क्या किसी और से बात करेंगे जो बीच में मीडिएटिंग, उसके साथ आपकी हेलो हाय तो है लेकिन बहुत अच्छी नहीं, तो आप उस तक जाने के लिए हो सकता है किसी और फ्रेंड का बीच में. तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरह की सिचुएशन है, आपके लिए कन्वीनियंस क्या है आपकी, और आपकी पास अपॉर्चुनिटी उस टाइम क्या है, उसको देखते हुए आप चूज करते हो कि इधर यू हैव टू गो फॉर द डायरेक्ट फाइनेंसिंग और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग. बट अगर आपका पर्पस तो वही फुलफिल होता है, बेसिक मोटिव तो वही है कि यू आर बोरोइंग समथिंग, बट द चैनल इन यू आर गोइंग टू यूज डिपेंड्स ऑन यू, which is more convenient to you. Comparison of risks. अब देखें, अब इन दोनों सेगमेंट्स में मैं आपको डायरेक्ट फाइनेंसिंग और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाह रही हूं कि रिस्क कैसे कंपेयर किया जाता है इन दोनों के दरमियान. The two types of lenders face different problems with borrowers in financial difficulty. कि उनके जाहिर है अब डायरेक्ट फाइनेंसिंग थोड़ा डिफरेंट है तो उसमें डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम होंगे. विद डायरेक्ट लैंडिंग रीस्केड्यूलिंग अ लोन इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज द रिलेशनशिप इज जनरली एट आर्म्स लेंथ एंड लीगलिस्टिक. कि देखिए आप डायरेक्ट फाइनेंसिंग में आपको क्या है कि आप जो है लोन का आप रीस्केड्यूल नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए आप जाते हैं, आज आपको 1000 रुपीज चाहिए लेकिन आपके माइंड में है कि मैंने ये करना है, लेकिन हो सकता है कि आप उस पर टर्म्स एंड कंडीशन पे सेट कर लेते हो कि मैं इतने दिनों में वापस कर दूंगा, तो आपका कोई प्लान डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ चेंज आ जाता है, कोई सडन इवेंट आ जाता है तो आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, रीस्केड्यूल करना चाहते हो. लेकिन अगर आप डायरेक्ट फाइनेंसिंग में जाओगे तो रीस्केड्यूलिंग इज नॉट पॉसिबल. पॉसिबल तो है लेकिन अ बिट डिफिकल्ट. तो इस केस में क्या है, द रिस्क्स आर ऑफन अननोन टू द लेंडर. While in indirect lending, the intermediary is usually in a much better position to know whether the problem is permanent or temporary. अब देखें इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है कि इंटरमीडियरी को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पता है कि किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह सिचुएशन को हैंडल करना है. एज अ सोल लेंडर द इंटरमीडियरी कैन ऑल्टर द टर्म्स विदाउट हैविंग टू ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ अदर्स. तो ये एक रिस्क फैक्टर आप देख लें कि इसमें रिस्की आपको लग रहा है. डायरेक्ट फाइनेंसिंग इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू द इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग. लेकिन आपने एज अ बिजनेसमैन वो भी सुना होगा, हायर इज द रिस्क हायर इज द रिवॉर्ड. तो आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि आप रिस्क, आपने अपनी सिचुएशन भी देखनी है कि इधर यू हैव टू गो फॉर डायरेक्ट फाइनेंसिंग और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग. व्हाट इज द बेटर ऑप्शन इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये वो डायग्राम है जिसकी बात मैं आपको कह रही थी कि एक तरफ आपका फंड्स लेंडर्स और सेवर्स हैं, सेकंड तरफ आपका बोरोअर स्पेंडर्स हैं. डायरेक्ट फाइनेंसिंग के लिए आप क्या करें, डायरेक्ट जो है मार्केट के थ्रू फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और इस चैप्टर को भी जब हम आगे भी बात करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन की भी और सब कुछ, इस चैप्टर में दोबारा से ये आपको डायग्राम जो है, अगर ये फ्लो चार्ट आपको अच्छी तरह समझ आ जाता है तो मतलब 50% ज्यादा आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की फंक्शन, उसकी इंपॉर्टेंस का भी आइडिया हो जाएगा. अब देखिए इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि
अब मैं आपको बताती हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट्स किस तरह इंपॉर्टेंट हैं। बार बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि इफ यू आर गोइंग टू सेव $1,000 per year, but there are no financial markets, in the absence of financial markets, how you can earn and return on this? There is no possibility that you have might as well put the money under your mattress. आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं है तो यू हैव नो अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दैट $1,000। उसके अलावा देखिए, अगर आपको आपकी कोई मार्केट वगैरह है तो आपका एक, मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल कोट करना चाहूंगी। लेट्स सपोज दैट एक कारपेंटर है, वो आप उसके पास प्रोडक्टिविटी तो है, लेकिन उसके पास इस टाइम पे इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक नया सॉ परचेज कर सके। तो अब अगर मार्केट्स होंगी और आपके पास भी कुछ पैसे हैं, लाइक जैसे मैंने आपको कहा $1,000 है, तो आप दोनों आपस में, कारपेंटर एंड यू आर गोइंग टू मेक अ ट्रांजैक्शन। तो आपको क्या होगा कि माइट पॉसिबल भी आपसे कारपेंटर वो पैसे ले लेता है और वो एग्री होता है कि वो आपको ₹100 इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। तो आपको ₹100 का इंटरेस्ट बेनिफिट मिल रहा है, आपके पास 1000 से 1100 हो गया। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होगी प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है। और कारपेंटर क्या है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसका सॉ पहले ठीक नहीं था, वो इतनी देर से जो काम करता था, अब उसने एक नया सॉ परचेज किया है। जो काम पहले वो 5 घंटों में कर रहा था, माइट पॉसिबल भी वो अब 2 से 3 घंटों में कर रहा है। इस तरह उसकी अर्निंग्स बूस्ट अप होंगी। लाइक उसकी पहले अगर अर्निंग ₹300 है तो अब वो ₹200 ज्यादा अर्न कर रहा है। उस 200 में से ₹100 वो इंटरेस्ट पे कर रहा है लेंडर को, और ₹100 उसकी अर्निंग बूस्टअप होगी, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, उसकी अर्निंग इनहेंस हुई। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो आपकी अर्निंग को, जब उसकी, अब देखिए एक हमारे इसके से ज्यादा फिर हमारी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह यही इंपॉर्टेंस है। Without financial markets, you and carpenter are not in the position to gain something. आपका पैसा स्टक हुआ पड़ा रहेगा, ना कारपेंटर की प्रोडक्टिविटी को यूटिलाइज किया जाएगा, वो बेचारा जो काम पहले 5 घंटों में कर रहा है वो करता रहेगा। This is why the financial markets are important. Financial markets are very critical for producing an efficient allocation of capital, allowing funds to move from people who lack productive investment opportunities to people who have them. वही कि आपके पास efficient allocation of capital है, क्योंकि आप बस, जब कुछ लोगों के पास प्रोडक्टिव आइडियाज हैं, मार्केट्स उन फंड्स को ट्रांसफर करेगी और इससे आपकी जो है efficient allocation of capital possible है। Then financial markets also improve the well-being of consumers, allowing them to time their purchases better. Activities in financial markets have direct effect on personal wealth, behavior of businesses and consumers, businesses' profits, productions of goods and services, and cyclical performance of economy. Structure of financial market. It helps to define financial markets along a variety of dimensions, not necessarily mutually exclusive. For starters, first important category of the financial market is commodity market, which facilitate the trading of commodities, which include various items like your precious metals, your agricultural products. Derivative markets, which provides instruments for the management of financial risk. Future markets, which provide standardized forward contracts for trading products at some future date. See also forward market. Insurance market, which facilitate the redistribution of various risks. Foreign exchange market, which facilitate the trading of foreign exchange. ये इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्टार्ट में। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो आज का हमारा सेकंड टॉपिक था वो स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट था। फाइनेंशियल मार्केट्स को कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर में: डेट वर्सेस इक्विटी, मनी वर्सेस कैपिटल मार्केट, एक्सचेंज वर्सेस ओवर द काउंटर मार्केट, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। अब हम स्टार्ट करेंगे, अपनी एक एक कंपोनेंट को लेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करना चाहते हैं वो डेट मार्केट वर्सेस इक्विटी मार्केट है। डेट मार्केट आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डेट किसे कहा जाता है। डेट मार्केट इज एनी मार्केट सिचुएशन वेयर द ट्रेडिंग ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स टेक प्लेस। अब डेट मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे आप, डेट का मतलब क्या होता है? डेट बेसिकली होता है लोन, ठीक है, बॉन्ड, जेनेरिकली इसके लिए बॉन्ड मार्केट का वर्ड यूज होता है, या सिक्योरिटी वगैरह। अब सिक्योरिटी का भी मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूं। एनी पीस ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज सब्जेक्ट टू द ओनरशिप, तो बॉन्ड मार्केट वगैरह आ जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड मॉर्गेजेस, promissory notes, bonds, certificates of deposit. A debt market establish a structured environment where these types of debt can be traded with ease between interested parties. ठीक है, और उसके अलावा डेट मार्केट्स का क्या इम्पैक्ट है? अगर आपकी पास डेट मार्केट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ डेट मार्केट, government and corporation are not in the position to boost up their income, their production. Overall, in the absence of debt market, country's economic growth may be suffered badly. Debt markets, also often referred to generically as the bond market, are especially important to economic activity because they enable corporations and governments to borrow in order to finance their activities. डेट मार्केट को फर्दर कैटेगराइज किया जा रहा है तीन तरह की मार्केट में: शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जिनकी मेच्योरिटी पीरियड की बात हम यहाँ पे करेंगे। इसको आगे हम थर्ड चैप्टर में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात आएगी वहां पे मैं इसको फर्दर एलोबरेट करूंगी। मेच्योरिटी किसे कहते हैं यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि दिस इसकी एक्सपायरी डेट टाइप। कि आप देखें, आपने कोई लोन लिया है, आप जाहिर है एग्रीमेंट जब करते हैं, मतलब आप कहीं से लोन लेते हैं, कहीं से बोरो करते हैं, लेट्स सपोज आप वाया बैंक कर रहे हैं, तो आप उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे कि आपका स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम क्या है व्हेन यू आर गोइंग टू बैक दैट प्रिंसिपल अमाउंट। उसकी मैच्योरिटी जो होती है वो लेस देन 1 ईयर होती है, और ज्यादातर वो कॉर्पोरेशंस वगैरह तब लेती हैं जब उनको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फुलफिल करना होता है, शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करना होता है। लॉन्ग टर्म वो होते हैं जिनकी मेच्योरिटी ग्रेटर देन 10 इयर्स होती है। ये तब होता है लाइक लेट्स सपोज दैट कि यूनिलीवर जाता है लॉन्ग टर्म लोन के लिए, वो कोई एक नया प्रोडक्ट लाइन में एक नई प्रोडक्ट ऐड करता है, तो जाहिर है उसका बिजनेस डाइवर्सिफाइड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो उस कंडीशन में यूनिलीवर ऑप्ट करेगा लॉन्ग टर्म लोन्स को। इंटरमीडिएट लोन्स वो लोन्स होते हैं जो जिनकी मेच्योरिटी 3 to 5 इयर्स, मतलब वो आप मीडियम टर्म प्लान्स आपके कुछ होते हैं कि आपने लाइक प्रोडक्ट लाइन में कुछ ऐड किया, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आपकी उसकी प्रोडक्ट है कि आपने देखना है कि 3 से 5 साल तक उसको है, उसके लिए आप जो है मीडियम लोन्स लेंगे। डेट मार्केट की जब हम बात करते हैं तो डेट मार्केट में आपकी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो इंटरेस्ट रेट का आता है, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू बोरो समथिंग यू हैव टू पे द कॉस्ट फॉर इट। Cost of borrowing is called the interest rate, or you are going to pay the fee for rental of funds. तो in that case देखें, आपको अपने फंड्स की लेने के लिए कुछ ना कुछ पे तो करना पड़ेगा, तो उसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और जब आप अब उसमें बैंक के थ्रू लेते हैं, शॉर्ट टर्म लेते हैं, लॉन्ग टर्म लेते हैं और मीडियम टर्म, तो यू हैव टू पे फॉर इट। तो उसके लिए आपकी जब आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं तो साथ साथ ये भी स्पेसिफाइड करते हैं कि आप इतना इंटरेस्ट है आपका और ये प्रिंसिपल अमाउंट है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेट एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसका क्या एडवांटेज है, क्यों कॉर्पोरेशंस या हमारी मार्केट्स में डेट मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। कंपनीज ऑफन यूज डेट व्हेन कंस्ट्रक्टिंग देयर कैपिटल स्ट्रक्चर्स व्हिच are going to help lower total financing cost. In addition to this lower cost of the debt financing, using debt has other advantages compared to equity financing. अब यहाँ पे हम बात करें कि why debt financing have advantages as compared to the equity financing. Despite potential issues that using debt may cause, such as ongoing financial liabilities and potential bankruptcy risk,
In general, using debt helps keep profit within a company and increases return on equity for current company owners and helps secure tax savings. अब इसमें डिफरेंट उसने बात की कि आप अपने टैक्स सेविंग्स वगैरह कैसे कर सकते हैं, आपको डेट किस तरह एडवांटेजेस प्रोवाइड करे. सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन. कंपेयर टू इक्विटी, डेट रिक्वायर्स लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट. Thus, companies often mix debt into their capital structure to bring down the average financing cost. Using debt, companies are contractually liable to make a periodic interest payment and return debt principal at maturity. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा और प्लस आपकी इंटरेस्ट पेमेंट. As a result, debt holders bear less risk compared to equity holders who often have no resources for their investment. If companies fail, in the event of a company liquidation, debt holders also have the senior claiming rights to company assets, which give them another layer of protection for their investment. Therefore, a safer debt investment requires less cost compensation. Profit retention. While using debt may add pressure to a company's ongoing operation as a result of having to meet interest payment obligation, it helps retain more profits within the company compared to using equity. क्या आपकी प्रॉफिट्स को एनहांस करती है, आप प्रॉफिट ज्यादा रिटेन कर सकते हैं. Using debt, companies need to pay only the amount of interest out of their profits. While using equity, on the other hand, the more profits a company makes, the more it has shared with the equity investors in the form of dividends. To take advantage of use a debt financing feature, companies often use debt to finance stable business operation in which they can make easily ongoing interest payments and meanwhile retain the rest of the profit to themselves. ठीक है, दो जो मेन आपको मैंने बताए हैं वो कॉस्ट रिडक्शन और प्रॉफिट रिटेंशन है. तीसरा उसको जो बेनिफिट है वो फाइनेंशियल लिवरेज है. यूजिंग अ डेट इज एडवेंचरस to existing owners because of the effect of financial leverage. Using debt is also advantageous to existing owners because of the effect of financial leverage. When companies use debt to provide additional capital for the business operation, equity owners get to keep any extra profit generated by the debt capital after any interest payment. Tax savings. Using debt helps lower companies' taxes because of allowable interest deductions. On the other hand, dividend paid to equity holders are not tax deductible and must come after the tax income. Therefore, tax savings help further reduce the company's debt financing cost, which is an advantage that equity financing lacks. ये तो कुछ वो बेनिफिट्स हैं जो आपको डेट फाइनेंसिंग बताती है. ठीक है, इसके अलावा इक्विटी मार्केट. अब हम अपनी सेकंड मार्केट, क्योंकि डेट वर्ड से इक्विटी था, तो इक्विटी मार्केट क्या होती है? इक्विटी मार्केट नाम से द मार्केट इन विच शेयर्स आर इशूड एंड ट्रेडेड ईदर टू एक्सचेंजेस और ओवर द काउंटर मार्केट. अब ये ओवर द काउंटर और एक्सचेंज एक अलग मार्केट की टाइप है, ये मैं आपको आगे जाके फर्दर एलोबरेट करूंगी. Also known as the stock market, is one of the most vital areas of a market economy because it gives companies access to the capital and investors a slice of ownership in a company with the potential to realize gains. देखिए, जो इक्विटी मार्केट होती है इसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं. इसमें शेयर्स को इशू या ट्रेड किए जाते हैं, वो डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं. और जो इक्विटी मार्केट होती है इसमें क्या होता है, इसका जो मतलब एक किस्म का, आप जब डेट फाइनेंसिंग में होते हो तो आपको डिविडेंड नहीं पे करना पड़ता, लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग का या मार्केट का आप कह लें कि एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये कि डिविडेंड पे करना पड़ता है आपको. और सेकेंडली इट इज रिप्रेजेंट्स एन ओनरशिप क्लेम इन द फर्म. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की जो सेकंड टाइप है वो ये कि मार्केट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में. प्राइमरी मार्केट का आपको नाम से ही पता चल रहा है कि न्यू सिक्योरिटी इश्यूज, इसमें आपके आईपीओ आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. और जो सेकेंडरी मार्केट है ये वो मार्केट है जहां पे ऑलरेडी आप की जो पहले से मतलब सिक्योरिटीज जो की ट्रेड की जा रही है उन्हीं को सोल्ड किया जाता है. जो प्राइमरी मार्केट होता है इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो बिटवीन इशूअर एंड ओनर होती है, और सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होती है वो बिटवीन इशूअर एंड इशूअर होती है. इसमें जो सेकेंडरी मार्केट में आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कह सकते हैं,
और सेकेंडरी मार्केट को ब्रोकर्स और डीलर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में मैं आपके पास ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ब्रोकर्स के पास जो है वो लाइसेंसिंग होती है और डीलर्स, ब्रोकर्स क्या करता है और डीलर जो है वो आपसे किस तरह करता है, ब्रोकर किस तरह करता है, ये आप वहां पे इसका डिफरेंस मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ। उसके अलावा सेकेंडरी मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है वो लिक्विडिटी देखी जाती है कि आप उन सिक्योरिटीज को देखें दैट मे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्टेबल इनटू कैश। यही बात अब मैं आपको यहां पे भी बता रही हूं कि अगर आप वो सिक्योरिटीज लें जिनको आप इजीली बाय एंड सेल कर सकें। नाउ वी फर्दर क्लासिफाई सेकेंडरी मार्केट्स को एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर मार्केट। एक्सचेंज किसे कहते हैं? एक्सचेंजेस whether stock markets or derivative exchanges started as physical places where trading took place। ये वो है जहां पे फिजिकली शेयर्स खरीदे या सेल किए जाते हैं। इसमें आपकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आ जाती है, आपकी शिकागो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आ जाती है, और इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव एक्सचेंजेस हैं। और जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है वो एक्सचेंजेस ही होती हैं, क्योंकि आप ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में यही ज्यादातर यूज की जाती हैं। अब हम सेकंड में अगर हम देखें एक्सचेंजेस क्यों ज्यादा यूज की जाती हैं, एक्सचेंज मार्केट का क्या ज्यादा इम्पैक्ट है। एक तो ये है कि एक्सचेंज मार्केट जो है वो उसमें मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी वॉइस, हैंड सिग्नल और डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज और कंप्यूटर जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कमांड्स वगैरह हो सकती हैं। सेकेंडली एन एक्सचेंज सेंट्रलाइजेज द कम्युनिकेशन ऑफ बिड एंड ऑफर प्राइजेस टू ऑल डायरेक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स हु कैन रिस्पॉन्ड बाय सेलिंग और बाइंग एट वन ऑफ द कोड्स और बाय रिप्लाइंग विद द डिफरेंट कोड्स। ओवर द काउंटर मार्केट वो जहां पे हैव नेवर बीन अ प्लेस, कि प्लेस नहीं होती, कहीं भी बैठ के आप जो है ना ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो, ये ज्यादातर कॉमनली नहीं होती। इसमें आप वही जिसे कहते हैं आस्क बिड प्राइस वाला होता है कि डीलर्स जो हैं वो डायरेक्टली अपनी प्राइसेस को कोट करते हैं, आस्क और बिड, और दो तरह से। इसमें कोई सेंट्रलाइज लोकेशंस नहीं होती, कहीं भी बैठ के डीलर्स ये ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। इसमें ज्यादातर जो इसकी एग्जांपल में आप देखें तो ट्रेजरी सिक्योरिटीज वगैरह आती हैं। दो तरह की ओवर द काउंटर मार्केट होती हैं, एक बायलैटरल ट्रेडिंग और एक इंटर डीलर मार्केट। बायलैटरल ट्रेडिंग में जो है डीलर और कस्टमर के दरमियान होती है, और इंटर डीलर जो होती है इसमें डीलर्स कोट करते हैं प्राइसेस, और इंटर डीलर का मतलब है डीलर के दरमियान हो रही होती है। एंड एक्वायरिंग अ बिग पोजीशन दे वांट। अगर हम देखें कि कौन सी मार्केट ज्यादा कॉमन है, तो एक्सचेंजेस आर मोर कॉमन एज कंपेयर टू ओवर द काउंटर मार्केट। फर्दर हमने अपनी मार्केट्स को दो तरह से डिवाइड किया, मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट वही मार्केट्स हैं जिनमें आपकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आप लोन्स लेते हैं, आप अपने लोन्स को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ले जाते हैं। और किस लिए ले जाते हैं? बिकॉज आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह आगे, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिन एक्सपेंसेस आ जाते हैं। उसके अलावा आपके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, और हो सकता है आगे जाके जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म वहां पे स्टार्ट में आपके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपकी कंपनी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करें। कैपिटल मार्केट्स ये वो मार्केट्स हैं जो लॉन्ग टर्म है, जिनकी मैच्योरिटी 1 ईयर से ज्यादा है, और ये आप अपनी कंपनी की वर्किंग कैपिटल को एनहेंस करने के लिए लेते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लेते हैं। उसके अलावा आप देखें आज जो ये था सारी मार्केट्स वगैरह, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब मैं आपको बिफोर एंडिंग में आपको सारा चैप्टर थोड़ा सा एक उसको समराइज करके उसका एक बेसिक ओवरव्यू बता देती हूँ कि वो है क्या। अब सबसे पहले आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हमने स्टार्ट किया था कि फाइनेंशियल मार्केट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हमने उसकी डिफरेंट पहले देखा कि फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद हमने ये देखा कि वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बूस्टअप कर सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे बूस्टअप कर सकती है, और विदाउट फाइनेंशियल मार्केट यू आर नॉट इन द पोजिशन टू मेक एनी ट्रांजेक्शन। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की इंपॉर्टेंस को देखें
तो आपकी ओवरऑल आपकी इसकी इतने बेनिफिट्स हैं कि आप अपनी मतलब सेविंग्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स आपकी लोगों की इनकम को एनहांस कर सकती है। उसके बाद हमने देखा कि हाउ फाइनेंशियल मार्केट्स फंक्शन। We examine that the flow of funds through the financial system and the role of intermediaries in this process. अब देखिए, जब फाइनेंशियल मार्केट की बात आती है तो ऑफ कोर्स आपके जहन में इंटरमीडियरीज आ जाएंगी, उनका क्या रोल है। हमने जैसे बात की थी कि लेंडर और बोरोअर के दरमियान कौन से लोग हैं, इंटरमीडियरीज और मार्केट्स का होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट्स और इंटरमीडियरीज नहीं होंगी तो लेंडर एंड बोरोअर आर नॉट इन द पोजीशन टू मेक एनी ट्रांजैक्शन। जाहिर है अब मार्केट होगी। फिर हमने ये देखा कि फाइनेंशियल मार्केट्स में की जो हमारी इकोनॉमी पे किस तरह उसको इकोनॉमी में किस तरह हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकती है। उसमें हमने डिफरेंट देखा कि हमारी इनकम को कैसे एनहांस करती है, हमारी सेविंग्स को कैसे मोबिलाइज करती है, हमारी इनकम और सेविंग्स को कैसे प्रोडक्टिवली उसका यूज किया जाता है। देन हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट तो हैं लेकिन उसका क्या स्ट्रक्चर है। वी एग्जामिन मार्केट स्ट्रक्चर फ्रॉम सेवरल पर्सपेक्टिव्स इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम हॉरिजन। पहले तो हमने ये देखा कि एक जनरल स्ट्रक्चर, इसमें हमने डिफरेंट बात की थी कि कमोडिटी मार्केट हो सकती है, डेरिवेटिव मार्केट हो सकती है, इंटरनेशनल मार्केट हो सकती है। फिर हमने ये देखा कि चार वो कौन सी टाइप्स हैं। हमने डेट मार्केट देखी, उसके बेनिफिट्स को देखा कि डेट मार्केट क्या है, उसमें इंटरेस्ट रेट के कॉन्सेप्ट को देखा। उसमें हमने देखा कि डेट मार्केट किस तरह हमारी इक्विटी फाइनेंसिंग से ज्यादा बेहतर है, किस तरह वो हमारी टैक्स सेविंग्स कर सकती है, उसमें हमें प्रॉफिट कैसे हम रिटेन कर सकते हैं। फिर हमने इक्विटी मार्केट में देखा कि इक्विटी मार्केट में आपकी किस तरह आप लोग जो है उसमें आपको डिविडेंड वगैरह का बेनिफिट होता है। एज इक्विटी होल्डर आपको डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड जब मैं आपसे बात करी थी तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकी। And then I would like to explain a dividend a bit. इसमें डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड बेसिकली वो होता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स वगैरह, जैसे हम आईपीओ की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, कंपनीज अपने शेयर्स अपने कैपिटल को एनहेंस करने के लिए जनरल पब्लिक को ऑफर करती है। तो जाहिर है अब जनरल पब्लिक खरीद रही है तो उसको क्या बेनिफिट है। एक तो ये कि इट वॉज क्लेम और ओनरशिप, और सेकेंडली कंपनीज जो हैं उनको सेमी एनुअली, क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कुछ डिविडेंड पे करती हैं। डिविडेंड बेसिकली तो प्रॉफिट, आप इसको इंटरेस्ट रेट से तो नहीं समझ सकते लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। तो ये देखा था कि इक्विटी फाइनेंसिंग डिविडेंड पे करती है। फिर हमने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में देखा कि प्राइमरी मार्केट्स में आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वगैरह है, आपकी ट्रांजैक्शन का मोड थोड़ा डिफरेंट है। सेकेंडरी मार्केट में जब देखा तो लिक्विडिटी का एक क्रूशियल रोल है। फिर हमने एक्सचेंज और ओवर द काउंटर मार्केट की बात की थी कि ओवर द काउंटर मार्केट में किस तरह मतलब आपकी होती है, और एक्सचेंज में हमने अपने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल दी, शिकागो स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल दी, उसमें सिक्योरिटीज वगैरह क्या होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारी इंटरनेशनलाइजेशन जो इसके रेस्ट ऑफ कंपोनेंट्स हैं उसको देखेंगे।